प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं, रासायनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक यौगिक किस प्रकार से बनता है या फिर रासायनिक यौगिक कितने प्रकार का होता है आदि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है, आप सभी लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? केमिकल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से किसे कहते हैं रासायनिक यौगिक। यहाँ स्क्रीन पर आप देख लीजिए, दो या अधिक तत्व जब भार के अनुसार, यहाँ देखिए कह रहा है भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ करके जो पदार्थ बनाते हैं उसी को रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल ले लीजिए, साधारण नमक NaCl ले लीजिए, गंधक का अम्ल ले लीजिए आदि रासायनिक यौगिक हैं। भार के अनुसार, किसके अनुसार? भार के अनुसार यानी मास के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग द मास, अकॉर्डिंग टू मास एंड द फिक्स रेशियो द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। यानी भार के अनुसार निश्चित अनुपात में जब रासायनिक बंध द्वारा जुड़ेगा तब यौगिक का निर्माण होगा। जैसे कि अभी आप लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे। ये देखिए आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है प्रमुख रासायनिक यौगिक, प्रमुख रूप से रासायनिक यौगिक। यहाँ पे ऑक्सीजन एक यौगिक है, O2 एक यौगिक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। यदि उन सभी वीडियोस के बारे में भी आप तक ने जानकारी प्राप्त ना पहुँची हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने है ऑक्सीजन O2 यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु प्लस दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु जब ये रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ता है तो एक ON ये दो जुड़ करके O2 का निर्माण कर लेता है। ये भार के अनुसार जुड़ते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो ये 16 और निश्चित अनुपात में जुड़ करके ऑक्सीजन यौगिक का निर्माण इन्होंने कर लिया है यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ भिन्न परमाणु वाले यौगिक बने हैं। ये तो एक ही परमाणु वाले यौगिक थे, कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर भिन्न परमाणु वाला यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु C+O2 से बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 16 दूना 32 परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 दूना 32, यहाँ 12। ये 12 और 32 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ दे रहा है तीसरा यौगिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एक परमाणु 12 ग्राम कह लीजिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 ग्राम कह लीजिए, यानी 12:16 के रेशियो में कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके पहले सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आदि यौगिक हैं। उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जिसको कहते हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं। N2O देख लीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और उसका परमाणु भार 14 होता है। 2 नाइट्रोजन है यानी 14 दूनी 28 प्लस ऑक्साइड O के रूप में यहाँ 16 यानी 28:16 के अनुपात में 28:16 के रेशियो में नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस जो होती है उसका निर्माण होता है। उसके बाद क्लोरीन देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए, अमोनिया देखिए। ये तो सारे आपके यौगिक थे। अब वर्गीकरण के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो अम्ल देख लेते हैं। अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर है HCl। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग कहते हैं H2SO4। नाइट्रिक एसिड है HNO3। फास्फोरिक एसिड है
H3PO4, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। अभी आप सभी लोग परेशान मत होइए, किस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। पूरा वीडियो इन तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद क्षार देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो बेस यहाँ पर नीचे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद लवण देख लीजिए। नमक कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख नमक दिए गए हैं यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड या आपका साधारण नमक है। कार्बोनेट सोडियम या सोडियम कार्बोनेट इसको कहिए Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। उसके बाद आपका क्या दे रहा है यहाँ पर? नाइट्रेट पोटेशियम दे रहा है KNO3 TRU। क्या दे रहा है? नाइट्रेट पोटेशियम KNO3। इस प्रकार के प्रमुख यौगिक आप सभी लोगों ने देख लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग चलते हैं किस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है देखने के लिए। रासायनिक यौगिक का निर्माण किस तरीके से होता है अभी आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ देखिए हेडिंग हमने डाल दिया है रासायनिक यौगिक का निर्माण। हेडिंग आप सभी लोग देख लीजिए, रासायनिक यौगिक का निर्माण। रासायनिक यौगिक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी रासायनिक यौगिकों का निर्माण इस तरीके से होगा। मान लीजिए आपके पास दो परमाणु हैं। एक परमाणु आपके पास है सोडियम का। किसका है? सोडियम का। और एक परमाणु आपके पास है क्लोरीन का। तो आप सभी लोग जानते हैं आवर्त सारणी की जानकारी अति आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल द्वारा आप सभी तक आवर्त सारणी का ज्ञान पहुंचे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही कमेंट में हमें लिख भेजें कि सर आवर्त सारणी समझाइए। तो वहां आपको आवर्त सारणी के विषय में वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ऐसे यहाँ मैं बता देता हूँ, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, या कह लीजिए आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 118 प्रकार के परमाणु हैं, जिसमें आपका धातु, अधातु, उपधातु आदि शामिल है। इसमें अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसको वर्ग कहा जाता है, और अगर आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलते हैं तो वहाँ पर आपका आवर्त होता है पीरियड। दो चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर से समझने वाली होती है। एक ग्रुप होता है जिसको कि हम ऊपर से नीचे चलते हैं, और एक यहाँ पर पीरियड होता है जिसको कि हम लोग आवर्त कहते हैं। ये बाएं से दाएं हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी संयोजकताएं होती हैं। संयोजकता किसे कहते हैं इस पर भी वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो संयोजकताएं होती हैं, संयोजकताओं की अदला बदली से यौगिक का निर्माण होता है। मान लीजिए सोडियम है यहाँ पर एक परमाणु, क्लोरीन है यहाँ पर एक परमाणु। सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है, सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी संयोजकता होती है +1। कितनी होती है? +1 होती है। और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7 का, एक ग्रुप 7 यानी 7वें ग्रुप का मेंबर है, चाहे कह लीजिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के हिसाब से 17वें ग्रुप का सदस्य है। तो 17वें ग्रुप के सदस्य की संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता -1, या इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1। अब जब यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ पर साइन से मतलब नहीं होता है, यानी कि हम प्लस और माइनस नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ संयोजकताओं की अदला बदली कर देते हैं। क्लोरीन की संयोजकता को सोडियम के साथ लिख देंगे और सोडियम की संयोजकता क्लोरीन के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर तत्व तो सेम ही लिखी जाएंगी, केवल उनकी संयोजकताओं की अदला बदली होगी। देखिए यहाँ लिखिए सोडियम, इसकी संयोजकता है 1, इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। उसके बाद क्लोरीन उतारिए, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है। ये -1 है, ये +1 है। चूंकि साइन यहाँ हम देखते नहीं हैं। अब ये 1 और 1 जो है चूंकि सरल राशि है इसलिए 1 और 1 नहीं लिखते, और यौगिक का हम लोग निर्माण सीधे सीधे कर देते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको कि साधारण नमक कहते हैं। चलिए आइए हम आप लोगों को एक अन्य उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण संख्या 2 है। उदाहरण संख्या 2 देखिए, उदाहरण संख्या आपके सामने उदाहरण संख्या 2 है।
एक चलिए हम आपको बताते हैं कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यौगिक का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए कार्बन किस ग्रुप का मेंबर है ये आपको पहचानना जरूरी है, और ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है ये आपको पहचानना जरूरी है। तो आवर्त सारणी बताना अति आवश्यक है। आप सभी लोग कमेंट करें या ना करें, लेकिन हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि कार्बन जो है ये ग्रुप संख्या 4 का मेंबर है। किसका मेंबर है? ग्रुप संख्या 4 का मेंबर है, वर्ग संख्या 4 का मेंबर है। और ऑक्सीजन है वो ग्रुप संख्या 6 का मेंबर है। किसका है? ग्रुप संख्या 6 का मेंबर है। ग्रुप संख्या 4 का मेंबर है तो इसकी संयोजकता होती है +4। कितनी होती है संयोजकता? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4। वैलेंसी किसे कहते हैं? यानी संयोजी कोष के आखिरी संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग उसकी किसी तत्व की संयोजकता कहते हैं। मान लीजिए कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद में दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसकी संयोजकता 4 हो गई। चलिए यहाँ का क्लियर है। फिर ऑक्सीजन का हम लोग देख लेते हैं। ये ग्रुप संख्या 6 का मेंबर है, ग्रुप संख्या वर्ग संख्या 6 का मेंबर है। इसकी संयोजकता -2 होती है। कितनी होती है इसकी संयोजकता? -2 होती है। अब हम संयोजकताओं की जब अदला बदली करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से सूत्र बनता है C2O4। अब अगर यहाँ पर सरल करने लायक होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, आप लोग कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं, सरलीकरण जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो ये 2 से कट जाता है, 2 से कटता है तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इसका और सिंपल रूप हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।